Now we are going to learn about continued proportion. तो लेट्स सी किस किस्म के प्रोपोर्शन को हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं. प्रोपोर्शन से तो मुराद है इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज, और हमने प्रोपोर्शन को देखा भी कि प्रोपोर्शन हमारे पास जब भी लिखा जाता है तो वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, A is to B equals to C is to D. 4 टर्म्स यहाँ पर मौजूद होती हैं. इसी को थोड़ा सा अमेंड करके हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोपोर्शन है जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाएगा. We say that if 3 quantities are related as, not 4, 3 quantities are related as. अब quantities 3 हो गई तो फिर प्रोपोर्शन कैसे बनेगा. लेट्स सी कि इसकी फॉर्म क्या होगी. A is to B equals to B is to C. We have seen that B is repeating here. So the total quantities are 3, A, B and C. And what interesting thing is here that we have the mean values repeating. The mean values are same. In other words, A is to B का consequent B is to C का antecedent है, right? A is to B का consequent, B is to C का antecedent है. A and C both are different. Both are different quantities जिनको हमने extreme कहा. So ये कहलाता है हमारे पास continued proportion. और क्लियर कि हमने कहा है कि A, B, C को कहा जाएगा कि ये continued proportion में है. अब यहाँ से हम 2 important proportionals को define करेंगे. एक है हमारा mean proportional और एक है हमारा third proportional, right? So थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल आखिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्यों आते हैं, और फोर्थ प्रोपोर्शनल हम प्रोपोर्शन से क्यों लेते हैं जिसमें 4 क्वांटिटीज मौजूद होती हैं. ये एक हमारे पास जनरल स्केच आइडिया है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं. लेट्स सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होता क्या है. वी गो फ्रॉम A टू B, ठीक है, A is to B एंड देन यही B आपका C की तरफ जाएगा. A is to B, B is to C. रेशो कैसे आया, A से B और B से C की तरफ. अब कंटिन्यूड में होता क्या है कि ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम है, एंड इफ आई से दैट इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल B remains same and A moves towards B and then B moves towards C. तो ये दोनों वैल्यूज आपकी सेम हो जाती हैं, मीन वैल्यूज. अब जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती हैं. A B की तरफ, और फिर एक नया रेशो हम डिफाइन करते हैं C से D की तरफ, जिनके दरमियान आपस में कोई रब्त नहीं है, क्योंकि जो मीन वैल्यूज थी यही वैल्यू B हो सकती थी जो कि आपके पास लिंक करती है किसको, प्रोपोर्शन, एक रेशो को दूसरे रेशो से. क्योंकि A के बाद B जब खत्म होता है, B पे वैल्यू रुकती है A टू B, देन कंटिन्यूड में उसी B से C की तरफ जाते हैं हम, और जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो B पे स्टॉप हो जाते हैं. एक नई क्वांटिटी आती है जिसका रेशो लिया जाता है D के साथ. सो हम क्या कहते हैं कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मीन वैल्यूज रिपीट होती हैं, एक ही वैल्यू आपके पास रहती है, तसलसल कायम रहता है. जबकि प्रोपोर्शन में
एक रेशो डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल अलग है, और C/D दूसरा प्रोपोर्शन आपके पास बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, अलग है। ये B और C अलग अलग क्वांटिटीज हैं। नाउ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से हम थर्ड प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल को कैसे डिफाइन करेंगे? लेट्स सी अबाउट द थर्ड प्रोपोर्शनल. वी से दैट इफ थ्री क्वांटिटीज आर लिंक्ड एज, थ्री को अब हमने कंटिन्यूड, हमें याद रखना है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है. If in continued proportion, then A is to B is same as B is to C, right? And we say that C is the third proportional. Look, C is at the fourth position, but it is not the fourth term. It is basically the third term. पहली टर्म A, सेकेंड टर्म B, थर्ड टर्म C. C थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, राइट? जो कि बिल्कुल आखिरी एक्सट्रीम पोजीशन है. लेकिन फोर्थ प्रोपोर्शनल लिया जाता है तब भी मीन वैल्यूज तब्दील होती हैं, चेंज. थर्ड प्रोपोर्शनल में मीन वैल्यूज सेम है, इसीलिए जो लास्ट वैल्यू है, तीसरी वैल्यू है, वो थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाएगी, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में टोटल टर्म्स ही 3 हैं. Alright, therefore C is called as our third proportional. Again, we know that A and C are the extremes. B and B both are the same, our means are same. By using product of extremes is equal to product of means. As B is same, so it would be squared. AC equals to B square, and we get C is equal to B square by A. This is how we can find out the third proportional, B square by A. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या B का स्क्वायर, उसको आप डिवाइड कर देंगे A से. और कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में भी आपका A फर्स्ट प्रोपोर्शनल ही कहलाता है, राइट? B क्या कहलाती हैं आपकी मीन वैल्यूज, C क्या बनता है यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल. नाउ what would be our mean proportional then, right? Continued proportion ही है हमारे पास, थ्री क्वांटिटीज को हमने लिंक किया है. then very we are clear about it that B would be our mean proportional, and product of means would be equal to B square equals to AC. और अगर हमें सिर्फ B की वैल्यू चाहिए, then we will have to take the square root with plus and minus square root of AC. Another point for the MCQs, that what is mean proportional? It is the square root of product of extremes. It is the square root of product of extremes. It can be positive and it can be negative. So कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से हमारे पास दो वैल्यूज कैलकुलेट की जा सकती हैं, मीन प्रोपोर्शनल एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल. अब हमें बहुत केयरफुली ये देखना है कि जब मीन प्रोपोर्शनल लिया जाएगा तो इसका मतलब अननोन क्वांटिटी हमारे पास इस मीन पोजीशन पर होगी और वो रिपीट होगी. और जब हमें थर्ड प्रोपोर्शनल कैलकुलेट करना होगा तब भी मिडिल क्वांटिटी रिपीट होगी, लेकिन वो नोन होगी, उसकी वैल्यू हमें मालूम होगी, और ये C की वैल्यू हमें अननोन होगी. Let's summarize then. If three quantities are linked as A is to B and B is to C, we say
C third proportional है, we say D mean proportional है, and if four quantities are linked as A is to B, C is to D, then we say D is the fourth proportional, right? Moreover, if three quantities are linked as, then C is given by B square by A, and B is the mean proportional, and it is given by plus minus square root of AC. और यहां पर हमने बात की है कि मीन प्रोपोर्शनल इज द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. हमने थ्रू आउट स्लाइड्स में एक्सट्रीम वैल्यूज को येलो कलर से डिनोट किया है. तो ए एंड सी के मल्टीप्लाई होने का मतलब ये है कि ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गई. सो द स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ extremes is called as the mean proportional. और मीन वैल्यूज को हमने डिनोट किया है या रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर बाय यूजिंग द रेड कलर. If four quantities are related as, then A is to B is equal to C is to D. D fourth proportional है और D की वैल्यू कैसे दी जाएगी? D is equal to BC over A. आज हमारे पास ये हम समराइज इसको कर चुके हैं, प्रोपोर्शन को और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को. नाउ दिस एक्सरसाइज इज क्वाइट इजी एंड quite important exercise from examination point of view, because we find the short answers from this and also the MCQs from this exercise. So once we are clear that how we are going to place the fourth proportional, the mean proportional and the third proportional, correct place kya hai, we will be able to master this exercise. And now what I expect from you, that you have to learn all these concepts taught. And the question number 2 here is of the fourth proportional. There are 6 questions given in the exercise, and let's see how we are going to write them or solve them. So find a fourth proportional to 5, 8, 15. What we will say, that let x be the fourth proportional. जैसे हमने कहा कि हम x, y, z कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं. हमने लिखा x be the fourth proportional. Then कैसी फॉर्म बनेगी? 5 is to 8, दरमियान में इक्वल का साइन, और फोर्थ प्रोपोर्शनल किस प्लेस पे है? एंड पे. तो हमने यहां पर लिख दिया x. नाउ बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हम फोर्थ प्रोपोर्शनल कैलकुलेट कर लेंगे. अब जब क्वेश्चन 2 की तरफ आएंगे और पार्ट 2 देखेंगे इसका, इसमें तो ऑलरेडी x मौजूद है और x के डिफरेंट पार्ट्स भी मौजूद हैं. तो फिर जो अननोन क्वांटिटी है उसे हम x लेट नहीं करेंगे. फिक्स इट इन योर माइंड कि हम जब x वेरिएबल खुद मौजूद होगा तब हम x को लेट नहीं करेंगे. हम यहाँ पर y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, s ले सकते हैं, t ले सकते हैं, लेकिन हम इतने सारे वेरिएबल्स की तरफ नहीं जाएंगे. वी आर गोइंग टू सेट आवर माइंड कि हम यहाँ पर d लेंगे. एक वैल्यू हम याद रखेंगे, अपने माइंड को हम स्कैटर नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि वी हैव टू सिट इन द एग्जाम. So we are going to take D as the fourth proportional, and we are going to write here, let D be the fourth proportional.
और प्रोपोर्शन नहीं लिखेंगे, कंप्लीट स्पेलिंग लिखेंगे प्रोपोर्शनल. ऑल राइट. अब देन फॉर्म क्या बनेगी? 4x4 is to 2x³ is equal to 18x5 is to d. Now प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे d को. सिमिलरली p क्यूब प्लस q क्यूब रेशियो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस p क्यूब प्लस q स्क्वायर इज टू d. ये फॉर्म आएगी. नाउ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस q स्क्वायर इज टू p क्यूब प्लस q क्यूब is equal to p cube minus q cube is to d. हर वैल्यू में हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल कहां पर लिया है? d. अब हमारे पास रह गया पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4. पार्ट 3 में a और b मौजूद हैं, d यूज नहीं किया गया. अगर हमें ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाता या ऐसी टर्म्स मौजूद होती जिनमें d इन्वॉल्व होता, तब हम d को फोर्थ प्रोपोर्शनल लेट नहीं करते. उस केस में हम x को फोर्थ प्रोपोर्शनल लेट कर लेते. पॉइंट टू रिमेंबर इज कि जो वेरिएबल, जो लेटर गिवन क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, उसको हम एज एन अननोन लेट नहीं कर सकते. उसको हम एज एन अननोन सपोज नहीं कर सकते. It is the common mistake observed during checking of your papers, assignments or homeworks. It is the common mistake जो students करते हैं. So we will have to be careful about it.